Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning. Have a seat, please. Thank you. Thank you, ma'am. Comfortable? Yes, ma'am. Shall we begin? Yes, ma'am. हमें अपने बारे में कुछ बताइए, but please do not reveal your name and your place of residence. मैम मेरी बेसिक एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय से हुई है। मैंने अपना ग्रेजुएशन और मास्टर्स इन कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और उसके बाद से मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मास्टर्स किस वर्ष में कंप्लीट किया आपने? मैम 2022 में मेरा मास्टर्स हो गया। 2022 में कंप्लीट किया और तब से आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की और मैं आपका एकेडमिक रिकॉर्ड भी देख पा रही हूँ, बहुत ही अच्छे स्कोर से आपने कंप्लीट किया है अपना 10th 12th एंड ग्रेजुएशन विद डिस्टिंक्शन। तो मुझे ये बताइए कि आपने कुछ बैंकिंग या फिर ऐसे ऑप्शंस क्यों ऑप्ट नहीं किए जो आपके लिए थोड़े ज्यादा सूटेबल हो सकते थे, या इनफैक्ट यू कुड हैव चोजन अ करियर इन कॉर्पोरेट एंड यू नो। मैम जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने के बाद जो मेरी फ्रेंड सर्कल हुई वो उन लोगों के साथ हो गई जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे थे, जो मेरे कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं थे। मैम जो डिफरेंस मैंने पाया कि जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनको ऑलमोस्ट ऑल एरिया ऑफ फील्ड के बारे में नॉलेज है। अच्छा। वो जब बातें करते हैं तो काफी स्मार्ट लगता था। वो मैम पहला अट्रैक्शन था मेरा कि मुझे भी ऐसे इंटेलेक्चुअल दिखना है जब भी मैं बातें करूं। और जो मेरे बाकी कॉमर्स के फ्रेंड थे उनको सिर्फ अपने सिलेबस और अपने सब्जेक्ट के बारे में आए थे। धीरे धीरे जब चीजें और आगे पता चली तो मैम धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट और इसमें आगे बढ़ता गया और मैम सिविल सर्विस में मेरा इंटरेस्ट। That is how you gain your interest. हालांकि मैं देख रही हूँ कि ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपने कॉमर्स ही लिया है, which means this was your मतलब ऐसा नहीं कि आपने आपकी स्ट्रेंथ है ये या आपने इसके ऊपर अच्छा काम किया हुआ है, तो आप बड़े ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकती थी। Yes, ma'am. But it is the diversity that attracted you to civil services. Okay. बचपन से ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं था आपका? मैम बचपन में एक बार जब मेरे नेबर में एक 12 या 13 इयर्स की लड़की थी जिसकी चाइल्ड मैरिज हो गई थी, तब मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैं पुलिस में होती या फिर मैं सर्विस में होती तो मैं ये चीज़ें नहीं होने देती, क्योंकि तब मेरे पास पावर नहीं था। पर फिर वो चीज़ें मैम वहीं तक थी। दिल्ली जाने के बाद फिर आइडिया लगा कि हम लोग अभी बहुत पीछे हैं, सोसाइटी हमारी बिहार की बहुत ज़्यादा पीछे है। दिल्ली में आपके पास ऑप्शंस है, एक्सपीरियंस है, एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। तो मैम ये भी एक मोटिवेशन था कि बिहार को अच्छा करना है। पर आप जब सिविल सर्विसेज में आ जाएंगी तो क्या जितनी एनर्जी के साथ आप, जितनी एम्फेटिकली आप कह रही हैं कि चीजें अभी भी उतनी अच्छी नहीं हैं, हमारी सोसाइटी अभी भी काफी बैकवर्ड है, कंजर्वेटिव है, तो इतनी जल्दी क्या आप ये बदलाव देख पाएंगी थ्रू योर पर्सनल कंट्रीब्यूशन इन सोसाइटी? मैम जल्दी तो नहीं, कोई भी चीज़ कभी जल्दी नहीं होती, लेकिन उसका अगर पेपर वर्क हो जाता है तो धीरे धीरे वो इम्प्लीमेंट हो जाती है। आज नहीं कल नहीं, पर मैम आने वाले डिकेड में जरूर देख पाऊंगे मैम। ओके। चाइल्ड मैरिज के बारे में आपने इसके बारे में हमने बात किया। ऐसे ऑफेंसेस को रोकने के लिए या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट या फिर थ्रेट्स को रोकने के लिए या उसको डिटर करने के लिए क्या कोई प्रावधान है जो खासतौर से बच्चों के लिए बनाया गया हो? मैम पॉक्सो एक्ट है एक। कब आया है? मैम 2015 में आया है। 2015 में आया, Yes, ठीक है। उसके अलावा चाइल्ड मैरिज पे भी एक्ट है। ओके। और मैम अगर सेक्सुअल असॉल्ट को देखा जाए तो फिर मैम प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेस भी एक एक्ट है। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ठीक है। और उसके बाद फिर मैम अभी अलग अलग स्कीम जो है अलग अलग लेके आ रही हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अपराजिता एक्ट लेके आया है। और मैम अभी मुझे एक बात बताइए, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। फॉर इंस्टेंस अगर आप जब आ जाती हैं सर्विसेज में या आप कहीं पे भी काम कर रही होती है फॉर इंस्टेंस, तो आपकी कोई मेल कोलीग हैं जिन्होंने कुछ बोला ऐसे ही पब्लिकली या फिर कुछ ऐसा कोई ऐसा जेस्चर था उनका जो कि आपको ऑफेंड कर गया, यू फेल्ट सेक्सुअली थ्रेटन्ड, बट यू नो फ्रॉम एक्सपीरियंस कि वो व्यक्ति जो है वो आपको सेक्सुअली थ्रेटन करने की या हरास करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो तो उसकी बात करने का तरीका ही है, तो क्या आपको उस चीज को परस्यू करना चाहिए एज एन असॉल्ट और अ थ्रेट? यस मैम, डेफिनेटली यस। अगर उसके उस तरह के कमेंट से मेरे कैपेबिलिटी और मेरा जो फोकस है वो डाइवर्ट हो रहा है और मैं अपने काम में फोकस नहीं हूँ तो डेफिनेटली लेना चाहिए। और मैम आगे आने वाली जो भी लड़कियां होंगी उनके साथ वैसा केस ना हो सके, इसीलिए आई विल डेफिनेटली उनसे कन्फ्रंट करूंगी। और अगर फिर भी उनके बिहेवियर में चेंज नहीं आया तो जो सीनियर होंगे या जो भी प्रोसीजर मुझे बताया जाएगा आई विल फॉलो दैट मैम। क्या प्रोसीजर है? लीगल कोई फ्रेमवर्क है इसके लिए? मैम सॉरी, अभी तो आइडिया नहीं। अभी आइडिया नहीं आपको, ठीक है सर। आपका पूरा बैकग्राउंड ही कॉमर्स है और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी कॉमर्स ही है। एकदम लेमैन लैंग्वेज में कॉमर्स को डिफाइन करिए।
सर कॉमर्स को बहुत ऐसे कह सकते हैं कि द फील्ड थ्रू विच प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टेक प्लेस, मतलब कि जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। कॉमर्स एक फील्ड है जो आपको बाय एंड सेल ऑफ गुड का ऑप्शन देता है और जहाँ पे आप अपने सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो कॉमर्स एलिमेंट में एक प्लेटफॉर्म है जो आपको चीज़ें प्रोवाइड करता है। इस डेफिनेशन से आप संतुष्ट हैं? 10 में कितना नंबर देंगे इस डेफिनेशन को? सर फिर से क्योंकि आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट हैं तो हम आपसे विशिष्ट उत्तर चाह रहे थे जो आपकी भाषा में हो। सर फिर से एक बार। हाँ बिल्कुल। सर इन लेमैन टर्म वी कैन से दैट commerce is the field through which product, goods and services of are taking place, मतलब the trade of goods service are taking place। कॉमर्स आपको ऑप्शन देता है बैंकिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का। तो फिर ट्रेड और कॉमर्स में क्या अंतर है? सर ट्रेड इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड, और जो कॉमर्स है वो एक फील्ड है, उसमें बहुत चीज़ें आ जाती है। उसमें बैंकिंग भी आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाता है, फाइनेंस भी आ जाता है, ह्यूमन रिसोर्स भी आ जाता है। इन्फ्लेशन से आप क्या समझती हैं? मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन सर सडन सर्ज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। 2-3 कारण बताइए क्यों होता है इन्फ्लेशन? सर 2 कारण है मेनली, एक डिमांड ड्रिवन होता है, दूसरा सर सप्लाई ड्रिवन होता है। डिमांड ड्रिवन अगर फॉर एग्जांपल सर अगर इकोनॉमी में किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है तो उसकी प्राइस राइज हो जाती है। और सप्लाई ड्रिवन सर अगर टेक्नोलॉजी में इशू है या फिर गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दे रही है या फिर चीज़ें प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं तो वो सप्लाई ड्रिवन इन्फ्लेशन होता है। अगर दोनों में से किसी एक को चुनना हो, डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन, तो आप किसको चुनेंगे? डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन? सर इन्फ्लेशन। क्यों? सर सर्टेन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन आर एसेंशियल फॉर द इकोनॉमी टू ग्रो। जैसे कि सर इवन हमारे जो गवर्नमेंट है वो भी डिसाइड करती है 4+2 and -2 इन्फ्लेशन होना चाहिए इकोनॉमी में, तो सर इन्फ्लेशन इज बेटर देन डिफ्लेशन। कोई उदाहरण देकर के बताइए कि इन्फ्लेशन कैसे इकोनॉमी के लिए ठीक है? तो सर कंफ्यूज हो रही मैं, पर शायद फिलिप्स कर्व है सर जो बताता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा इकोनॉमी में तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, वेरेज अगर लेफर कर्व है, सॉरी सर लेफर कर्व है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा इकोनॉमी में, और अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा इकोनॉमी में, इसीलिए सर इन्फ्लेशन इसेंशियल है। जर्नल एंट्री के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कुछ बताइए इसके बारे में, क्या होता है ये? जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो जर्नल एंट्री को हम उस डेट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं, उसको सर जर्नल एंट्री कहते हैं। डेट स्पेसिफिक होता है सर जर्नल एंट्री करते समय कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं? सर 2 ही होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? जर्नल एंट्री करते समय अकाउंट होते हैं ना? सॉरी सर मतलब सर जनरल होता है, उसके बाद फिर लेजर जैसे होता है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ। एक व्यक्ति है जिसका नाम राम है। हाँ। उसने 10 रुपए में ये कलम खरीदी और कैश में पेमेंट किया। अच्छा, तो ये कौन सा अकाउंट है? सर ये पर्सनल अकाउंट है। क्या कैसे एंट्री करेंगे सर इसमें रमेश अकाउंट और कैश अकाउंट होगा, 2 अकाउंट बनेंगे। क्या रूल है इसका पर्सनल अकाउंट का? सर डेबिट क्रेडिट का? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का ये है। और कितने प्रकार का अकाउंट होते हैं? अच्छा सर 3 होते हैं, पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा एक्सपेंस अकाउंट होता है। इन दोनों का नियम बता दीजिए, डेबिट क्रेडिट। सर रियल अकाउंट का है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल का है ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। जैसे किसको डेबिट करेंगे आप? 1-2 आइटम बताइए। सर जैसे रियल अकाउंट में हम जैसे सर नॉमिनल अकाउंट में अगर हमारा कोई एक्सपेंस हुआ है, जैसे कि जैसे हमने बुक खरीदा सर, तो वो अगर हमारा हुआ है तो वो डेबिट हो जाएगा, और जो बुक है हमारा वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि क्रेडिट आया है। और रियल में सर फॉर एग्जांपल हमने कोई एसेट खरीदा है तो वो डेबिट हो जाएगा, और अगर हमने पेमेंट कैश में किया है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। कॉमर्स में गुडविल का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या होता है गुडविल? सर गुडविल एक क्योंकि इस शब्द का तो आम बोलचाल की भाषा में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कॉमर्स में इसका कुछ खास मतलब है। सर गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है, जैसे कि ब्रांड वैल्यू हो गया आपका, जैसे ये जो इंस्टीट्यूट है इसका एक ब्रांड वैल्यू है, तो ये इसको अगर कोई दूसरा पर्सन यूज करना चाहेगा तो वो इस इंस्टीट्यूट को सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देगा या लॉयल्टी देगा, तो वो सर वो आपका एक गुडविल यूज कर रहा है, तो ये गुडविल है सर, इनटेंजिबल एसेट जो आप देख तो नहीं सकते पर आप फील कर सकते हैं। कैसे आकलन किया जाता है गुडविल का? सर 3 तरीके का होता है, एक नॉर्मल वे होता है, एक सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, और सर एक और होता है, सॉरी सर नॉर्मल क्या होता है? सर नॉर्मल में
सॉरी सर। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में कुछ बताएंगे? यस सर। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जब आप उस पॉइंट पे ना आपको ना लॉस हो रहा होता है ना आपको प्रॉफिट हो रहा होता है, आप उसमें जितना इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उतना ही आपको गेन हो रहा होता है। अच्छा, रेशियो एनालिसिस करते समय करेंट रेशियो को अच्छा माना जाता है या क्विक रेशियो को? सर मेरे हिसाब से क्विक रेशियो को, क्योंकि उससे आपको ये आइडिया मिलता है कि अगर सडनली आपको लिक्विडिटी की ज़रूरत है तो आप कितने जल्दी आप लिक्विडिटी दे सकते हैं, तो क्विक रेशियो सर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, बजट में बहुत इस शब्द का इस्तेमाल होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों में कौन अच्छा है? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा क्यों? है सर, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपका सोसाइटी में एसेट क्रिएशन होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, और जो रेवेन्यू है सर वो डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट देती है, जैसे सब्सिडी हो गया, पेंशन हो गया, वो सर एक सोसाइटी में एसेट क्रिएट नहीं करता है, वो गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर बढ़ाता है, या हम कहें कि जो एसेट क्रिएटिंग मनी है उसको कम कर देता है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय डेबिट साइड में क्या क्या लिखते हैं? सॉरी सर, याद नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय डेबिट में क्या लिखेंगे? सर प्रॉफिट सारे डेबिट में आएंगे और लॉसेस सारे क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। जैसे कुछ बताइए। सर जैसे कि प्रॉफिट में रेंट हो गया या फिर सैलरी हो गई। क्यों बनाया जाता है पीएल अकाउंट? सर देखने के लिए कि हमारा जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है किसी भी कंपनी का वो कैसा है, मतलब हम कंपनी में प्रॉफिट कर रहे हैं या फिर हम लॉस कर रहे हैं, ताकि आगे वाले टाइम में हम उस चीज पे काम कर सकें। तो फिर बैलेंस शीट का क्या काम है? सर बैलेंस शीट मैच किया जाता है कि हमारा एसेट और लायबिलिटी सही है या नहीं, इक्वल है या नहीं। लायबिलिटी साइड में क्या लिखेंगे बैलेंस शीट में? सर लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर हो गया हमारा, पोस्टपेड एक्सपेंडिचर्स हो गए हमारे, वो सारे लायबिलिटी साइड में आते हैं, जैसे ट्रेड पेएबल हो गया हमारा, वो लायबिलिटी साइड में आता है। अब बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को आपने एक नंबर पर रखा है। अब मान लीजिए आप एक जिले में पोस्टेड हैं और आपके क्षेत्र में दंगा भड़क गया है, वहां पर आपको भेजा जा रहा है मजिस्ट्रेट बना करके। आप जैसे ही उस साइट पर पहुंच रही हैं तो देख रही हैं कि भीड़ जो है बहुत उन्मादी है, और पुलिस पार्टी को देखते ही पुलिस के ऊपर स्टोन पेल्टिंग स्टार्ट हो गया है और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। आप बल प्रयोग अगर करना चाह रही हैं तो देख रहे हैं कि भीड़ के आगे महिलाओं को शील्ड की तरह खड़ा करा दिया गया है, उसमें बच्चे भी हैं। अब इस सिचुएशन को आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि महिलाओं और बच्चे जो खड़े हैं उनके पीछे जो भीड़ है वो उन्मादी भीड़ है। आपके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है, लेकिन आपको लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है। अब आप कौन कौन से कदम उठाएंगी, बताइए कि पहले ये फिर ये फिर ये। सर एज अ बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेंट मेरा जो पहला काम होगा वो वहाँ पे जाके डायलॉग इस्टेब्लिश करने का कोशिश होगा। मेरा सबसे पहला एम ही ये होगा कि जो भी वो लोग हैं, जो भी मॉब है वहाँ पे, उनसे मैं डायलॉग कर सकूँ। अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ सर तो हमारे लॉ एंड ऑर्डर में टीयर गैस का यूज़ किया जाता है, तो हम उसको यूज़ करेंगे, उससे किसी को कोई हानि नहीं होने वाली है। और उसके बाद सर हम जो भी पुलिस फोर्स हैं उनका संख्या और बढ़ाने की डिमांड करेंगे, और उसके बाद जो भी एक्शन लिया जा सकता है सर, अगर वो वायलेंट हो गया है तो हम एक्शन लेंगे, अदरवाइज सर डायलॉग सबसे ज़्यादा सेफ ऑप्शन है हमारे लिए। पुलिस फोर्स की संख्या को कैसे बढ़ाएंगे, सर प्रक्रिया बताइए। सॉरी सर। ठीक है। एक प्रोवर्ब है इंग्लिश में, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, सुनी है कभी? आप जब बोल रही थी कि मैं दिल्ली गई तो सबको सुना, बहुत हर विषय पे अच्छे से बोल रहे थे। तो हर विषय पे बोलने वाला जाहिर सी बात है किसी एक विषय पे उसकी पकड़ नहीं रहेगी। तो ऐसा आकर्षण क्यों है, या ऐसा आकर्षण ही सही है? तो आप वो जैक बनना चाहते हैं जो किसी भी गाड़ी में फिट हो जाए और उसका चक्का बदल सकते हैं, मास्टरी किसी चीज पे नहीं। जबकि आप मास्टर कर रही हैं, आप चाहे तो पीएचडी वगैरह करके बहुत दिल्ली यूनिवर्सिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बन सकती है। मुझे लगता है इंटेलेक्चुअल भूख अगर है तो भूख तो वहीं से शांत होगी। एडमिनिस्ट्रेशन में तो सर के अलावा जैसे आप अभी सर कर रही है, सेम यही सीन इधर होगा। सर जो मेरे फ्रेंड्स थे जिनकी वजह से मेरा अट्रैक्शन बढ़ा इस सर्विस में, उनको हर फील्ड के बारे में नॉलेज था, और सर जो उनका अपना स्पेशलाइजेशन था वो उस पर भी काम कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सर वो हर आपको ऑनर्स करना होता है सब्जेक्ट में। सर जो
आपने कहा वो कहीं हद तक सही है, पर आपको जब सोसाइटी के लिए काम करना है तो आपको हर फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अगर आप सिर्फ एक ही फील्ड के बारे में जानते हैं तो आप उस चीज़ में उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे सर। तो आप कहना चाहते हैं कि अगर कोई एक अधिकारी बन गया तो उसको गाड़ी चलाना भी आना चाहिए? सर आना चाहिए। गाड़ी ठीक करना भी आना चाहिए? सर बेसिक तो आना चाहिए कि अगर ऐसा सिचुएशन रहा जहाँ पे आपके पास कोई नहीं है तो वहाँ पे आप इतने कैपेबल हों कि जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे टायर चेंज करना वो सब आप कर सकें, बिल्कुल आना चाहिए सर। गुड। कथक आपकी ये हॉबी है? यस सर। करती हैं? सर जब मैं छोटी थी तो मैंने 3 साल क्लासेस किया था, उसके बाद फिर वो इंस्टीट्यूट बंद हो गया था, तो अभी सर जो भी वहाँ से याद है वो चीज़ें जब भी टाइम मिलता है प्रैक्टिस करती हूँ सर। क्या इस डांस जो फॉर्म है उसकी क्या खासियत है? सर बहुत सारे खासियत है। सबसे पहले तो सर ये गुरु शिष्य परंपरा को प्रमोट करता है। आपको कथक में टीचिंग के लिए आपको 6-7 साल गुरु शिष्य परंपरा के अंदर रहना चाहिए। दूसरा सर ये आपको मेंटल बैलेंस एस्टैब्लिश करने में हेल्प करता है कि बाहर के जो भी साउंड है, जो भी टेंशन है, जो भी उन सबको भूल के आप अपने जो भी कथक फॉर्म है उस पर फोकस कीजिए। तीसरा सर ये जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है कथक के थ्रू हम वो प्रमोट करते हैं, तो सर जो आने वाली जनरेशन है उसको हम कथक के थ्रू इंटरेस्टिंग बना के माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी सुनाते हैं, तो ये भी एक फायदा है। भारत का कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ का ये मतलब नृत्य जो बहुत प्रचलित है? तो सर जिस इसका जो ओरिजिन है वो ब्रज से हुआ है। ब्रज वहाँ पे जो कृष्ण की लॉर्ड कृष्ण की जो रास लीला होती थी उसको शुरू किया गया था कथक के थ्रू बताने के लिए। धीरे धीरे सर ये नॉर्थ इंडिया में फैलता गया। ओके। कॉमर्स सब आपका देख रहे हैं कॉमन है, ऑप्शनल भी कॉमर्स है। ऐसा माना जाता है कि जो कॉमर्स पढ़ते हैं वो थोड़े से कट टू कट होते हैं, प्रोफेशनल, हाईली प्रोफेशनल, ट्रांजैक्शनल हो। हाँ, ट्रांजैक्शनल कह सकते हैं। मतलब एक जो साहित्य का विद्यार्थी होता है, इतिहास का होता है, उससे थोड़ी सी भावना के हम गुंजाइश रख सकते हैं। कॉमर्स पढ़ाओ तो थोड़ा सा माना जाता है कि ड्राई होते हैं। ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब ऐसे लोगों की खासियत है, लेकिन कई बार ऐसे लोगों से देखा जाए कि कुछ डिसीजन लेते समय काफी हार्श हो जाते हैं, मतलब उसका जो एक मानवीय पक्ष है वो नहीं देख पाते हैं। ऐसा है क्या? सर ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पे। मुझे लगता है सर मेरे अंदर एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड है और जब भी कोई डिसीजन लेना होगा तो मेरा जो कट टू कट रहेगा वो भी फोकस रहेगा सर, ताकि उससे गवर्नमेंट को कभी कोई लॉस ना हो, और जो मेरा एम्पैथेटिक एटीट्यूड रहेगा वो भी जरूर मेरे डिसीजन मेकिंग में आए, ये मेरा पूरा कोशिश है। कैसे बैलेंस करेंगे इसको? सर डिपेंड करेगा कि जो भी मेरे पास प्रॉब्लम है उसमें एम्पैथेटिक होने की कितनी ज्यादा जरूरत है और कट टू कट होने की कितनी ज्यादा जरूरत है। जिसको भी ओवर एम्फेसिस करना होगा सर मैं उसको ओवर एम्फेसिस करूंगी। एक टर्मिनोलॉजी का आपने यूज किया अपने जवाब में, ब्रांड। क्या होता है ब्रांडिंग? सर इन लेमैन टर्म हम कह सकते हैं कि ब्रांड आप अपने हार्डवर्क से क्रिएट करते हैं एक ऐसा वैल्यू जिसके लिए आने। मान लीजिए कि ये पानी का बोतल है यहाँ पे। यस सर। अगर इसका हमको ब्रांड वैल्यू निकालना होगा, हाँ। है ना, कि ये ब्रांड है कि नहीं है, हाँ। या किस लेवल का ब्रांड है, तो कैसे हम पता करेंगे? सॉरी सर, नो आइडिया।